सावित्री का अपने इकलौते बेटे सूरज के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। बचपन में ही जब सूरज के पिता का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद सावित्री ने उसी जमीन के छोटे से टुकड़े पर खुद से खेती करनी शुरू की, जिस पर उसका पति खेती किया करता था। खूब मेहनत के साथ सावित्री ने अपने बेटे सूरज को पाल पोस कर बड़ा किया। अब सूरज ही खेती बाड़ी संभालता था। सावित्री चाहती थी कि एक अच्छी लड़की देखकर वो सूरज की शादी कर दे। सूरज को खेती की कुछ मशीनें लेने के लिए शहर जाना पड़ता था। वहीं दुकान पर उसकी मुलाकात रजनी नाम की एक लड़की से हो जाती है। रजनी दुकान के मालिक की बेटी थी। रजनी और सूरज एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर सूरज ने अपनी माँ से रजनी के साथ शादी की बात की और दोनों परिवारों की मर्जी से सूरज और रजनी की शादी हो गई। शादी के बाद रजनी सूरज के साथ गांव आ जाती है, पर शहर में रहने वाली रजनी का मन गांव में नहीं लग रहा था। अरे सूरज बेटा, तू आज खेत से दोपहर में ही आ गया। वो माँ जी, मैंने ही इन्हें जल्दी घर बुलाया है। शाम को हम शहर जा रहे हैं। माँ बाबूजी बहुत समय से बुला रहे थे। हम 1-2 दिन में आएंगे। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? रजनी का बहुत मन था अपने माँ पापा से मिलने का, तो मैंने सोचा मिलवा लाता हूँ। वैसे मैंने खेत का सारा काम कर दिया है, थोड़ा ही काम बाकी है। मैं 1-2 दिन में लौटकर निपटा लूंगा। कोई बात नहीं बेटा, जरूर जाओ। काम तो सारी जिंदगी चलते ही रहेंगे। बाकी मैं हूँ तो संभाल लूंगी। तुम यहाँ की चिंता मत करो, आराम से 2-3 दिन घूम कर आओ। सूरज और रजनी शहर चले जाते हैं। अगले दिन सावित्री ने सोचा कि एक बार खेत देखा है, कोई काम होगा तो वो कर लेगी। पर जैसे ही वो खेत पर पहुंची, उसने देखा खेत पर आधे से ज्यादा काम बाकी है और खेत की हालत बहुत खराब हो रही है। ऐसा लग रहा था मानो खेत पर कोई काम हुआ ही ना हो। सावित्री सोच में थी कि सूरज ने उसे झूठ क्यों बोला कि खेत का सारा काम हो चुका है। अगले 10 दिन तक सूरज और रजनी गांव वापस नहीं लौटे। सावित्री को चिंता हो रही थी। सूरज 2-3 दिन बोलकर गया था, पर आज उसको गए 10 दिन हो गए, अभी तक नहीं लौटा। मुझे तो चिंता हो रही है। या तो उसकी जान पहचान के लड़कों से पूछती हूँ, उनके पास शायद उसका फोन का नंबर होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। सावित्री जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, तभी सूरज और रजनी आ गए। अरे तुम दोनों, मैं तुम्हारी ही चिंता कर रही थी। अभी तेरे दोस्त मदन के पास जा रही थी कि उसके पास तेरा कहीं नंबर हो, पर अच्छा है तू आ गया। बहुत दिन लगा दिए, 2-3 दिन का बोल कर गए थे। माँ जी, आप तो आते से ही शुरू हो गई। हमें सांस तो लेने दो। और वैसे भी हम दोनों की नई नई शादी हुई है, शहर घूमने गए हैं तो कुछ दिन तो लग ही जाने थे। इसमें इतना बौखलाने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बहू। माँ हो ना, तो बच्चों की तो चिंता रहती ही है। जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ की चिंता क्या होती है। माँ, इसमें चिंता की क्या बात थी? हम थोड़ा घूमने ही तो गए थे। और अब तुम मेरी चिंता छोड़ दो। अब रजनी मेरा पूरा ख्याल रखती है। वो मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देती। अच्छा, मैं थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। कुछ अच्छा सा खाने का बना लो, बहुत भूख लगी है मुझे। अरे तुम दोनों बैठो, मैं कुछ खाने का बना देती हूँ। थके हुए आए हो। नहीं माँ, रजनी तुमसे अच्छा खाना बनाती है, तुम रहने दो। रजनी, तुम ही कुछ बनाओ। उस दिन पहली बार अपने बेटे की बात सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। जो बेटा बचपन से अपनी माँ के हाथों का बना खाना खाता था, आज वो कह रहा था कि माँ तुम अच्छा खाना नहीं बनाती हो। सावित्री खूब रोई। अगले दिन उसने देखा कि सूरज खेत पर नहीं जा रहा, ऐसे ही घर पर बैठा हुआ है। सूरज बेटा, तू खेत पर नहीं जा रहा? रोजाना तो तू जल्दी निकल जाता है। नहीं माँ, अब ये खेती बाड़ी मुझसे नहीं संभलती। मैं कुछ और काम करूंगा। ये खेती बाड़ी का काम तुम ही संभालो। खेती बाड़ी नहीं करेगा, अपना खेत नहीं संभालेगा, कोई और काम करेगा? मतलब ये है माँ जी कि अब हम गांव में नहीं रहेंगे, हम दोनों शहर में रहेंगे। मेरे बाबूजी इन्हें शहर में मशीनों की नई दुकान खोल कर दे रहे हैं, इसीलिए बस कुछ दिनों बाद हम दोनों शहर में ही बस जाएंगे। सूरज, तू अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा। तेरे बिना मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी बेटा? तू ही तो मेरा सहारा है। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? माँ, मैं तुम्हारी वजह से अपनी पूरी जिंदगी थोड़ी खराब कर सकता हूँ। तुम तो आज हो, कल नहीं रहोगी। मुझे तो रजनी के साथ रहना है ना। और रजनी अगर मेरे शहर रहने में खुश है, तो मैं तो उसके साथ ही खुश रहूंगा ना। वैसे भी मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं शहर में कोई दुकान खोल पाऊंगा। ये तो इसके बाबूजी की मेहरबानी है कि वो मुझे शहर में दुकान खोल कर दे रहे हैं, वरना यहाँ जमीन के छोटे से टुकड़े पर खेती करके मैं क्या ही कमा लेता।
ये तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे रजनी शहर में मिल गई। आज इसी की वजह से मैं शहर में रह पाऊंगा। और हाँ, हम लोग अगले हफ्ते ही शहर रहने जा रहे हैं। फिर कहोगे हमने बताया नहीं, इसलिए पहले ही बता रही हूँ। सावित्री के ऊपर तो मानो दुख की बिजली गिर गई। जिस बेटे को बचपन से अपने सीने से लगा कर रखा, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज वही बेटा उसे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ जा रहा है। सावित्री कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों बाद सूरज और रजनी शहर चले गए। सावित्री के जीने का सहारा उसका बेटा उसे अकेला छोड़कर शहर रहने चला गया। एक बार भी सूरज ने अपनी माँ से नहीं कहा कि वो भी उसके साथ रहे। सूरज को गए 6 महीने हो गए थे, पर वो एक बार भी अपनी माँ से मिलने नहीं आया। सावित्री बहुत उदास रहने लगी और बहुत ज्यादा बीमार हो गई। जब गांव वालों ने देखा कि सावित्री की हालत ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसके बेटे सूरज को खबर दी, पर सूरज फिर भी नहीं आया। उसने गांव में रहने वाले अपने एक दोस्त के मोबाइल फोन से अपनी माँ से बात की। सावित्री बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। गांव वालों से जो बन पड़ रहा था वो उसके लिए कर रहे थे, पर सावित्री की बीमारी का इलाज तो उसका अपना बेटा था। वो उससे मिलना चाहती थी। चाची, सूरज का फोन है, बात कर लो। क्या? मेरे बेटे सूरज का फोन है? हाँ, ला बेटा, बात करवा। हेलो माँ। सूरज, मेरा बच्चा, मैं तुझे बहुत याद कर रही थी। तेरी आवाज सुने कितना समय हो गया। कैसा है तू? माँ, मैं ठीक हूँ। मदन बता रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। तेरी आवाज सुन ली तो अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। सूरज बेटा, तेरे से मिलने का बहुत मन है। एक बार अपनी माँ से मिल जा। हाँ माँ, मैं जल्दी मिलने आता हूँ। यहाँ थोड़ा काम है ना, इस वजह से आ नहीं पाया। अच्छा बेटा, तू काम कर, जल्दी आना, देर मत करना, मैं तेरी राह देख रही हूँ। अचानक सावित्री के हाथ से फोन छूट जाता है और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है। सावित्री इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सूरज फोन पर हलो हलो कर रहा था। मदन अपने हाथ में फोन ले लेता है। चाची चली गई सूरज, अब तो तू चाची से मिलने आएगा ना? अब तो मना नहीं करेगा माँ? एक पल के लिए तो सूरज के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। उसने माँ बोला, पर माँ तो उसके पास ही नहीं थी। वो तो अपने बेटे की राह देखती हुई इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सावित्री की सांस सिर्फ अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए अटकी हुई थी। सूरज और रजनी गांव जाते हैं, सावित्री का अंतिम संस्कार करते हैं और शहर वापस लौट आते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, जो माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें अपने कलेजे से लगाकर बड़ा करते हैं, वही बच्चे जब अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं तो वो माता पिता उसी दिन मर जाते हैं, क्योंकि उनका दिल तो अपने बच्चों के साथ ही चला जाता है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता को सम्मान दो। जीवन के उन पलों में जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उन पलों में उनका साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि ये पल आगे आपकी जिंदगी में भी आएंगे, जब आपको अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मानसी एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी माँ शोभा घरों में चौका बर्तन का काम करती थी। मानसी के पिता गिरधर को शराब पीने की गंदी आदत थी। गिरधर सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था और शोभा को मारता पीटता रहता था। एक दिन, बापू, माँ को मत मारो, माँ सारा दिन काम करती है और थकी हारी घर आती है। कुछ दिनों से माँ के पैरों में भी बहुत दर्द है, माँ को छोड़ दो बापू। सामने से हटती है या तू भी अपनी माँ के साथ पिटना चाहती है? चल हट सामने से। दोनों माँ बेटी ने जिंदगी खराब की हुई है। अब जब तक बोतल अंदर नहीं जाएगी कलेजा ठंडा नहीं होगा मेरा। मानसी रोने लगती है। शोभा मानसी को संभालती हुई खुद भी रोने लगती है। मानसी, मेरी बेटी, तू अपने बापू से कुछ मत बोला कर। मेरी बच्ची, अगर तुझे कुछ हो जाता, कहीं चोट आ जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ न करती। मेरी बच्ची, चुप हो जा। माँ, बापू तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बापू हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते। मानसी, दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चल, मैं तुझे रोटी बना कर देती हूँ। मानसी 9 साल की एक छोटी बच्ची थी। उस मासूम पर हाथ उठाते उसके पिता को लज्जा नहीं आती थी। शोभा के पैरों में अब ज्यादा दर्द रहने लगा था। एक दिन, माँ, आप काम पर जाती हो, थक जाती हो, मैं पैसे कमाकर आपके लिए अच्छी सी दवाई ला दूंगी। मेरी बच्ची, अभी तू बहुत छोटी है, अभी तेरे कमाने की उम्र नहीं है।
जब तू बड़ी हो जाएगी तो खूब पैसे कमाना। अच्छा सुन, मैं काम पर जा रही हूँ, तेरे लिए चटनी रोटी बना दी है, तू खा लेना। मैं भी अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ। मैं भी पैसे कमाऊंगी और माँ की दवाई लाऊंगी। माँ जब शाम को आएंगी तो उन्हें पैरों पर दवाई लगा दूंगी, उनको दर्द में आराम मिल जाएगा। मानसी पैसे कमाने निकल पड़ती है। वो बाजार पहुंचती है। मानसी एक दुकान पर जाती है। भैया, मुझे अपनी माँ की मदद करनी है, क्या आप मुझे काम दोगे? चल जाए यहाँ से भिखारिन कहीं की। काम के बहाने पैसे मांगने के लिए इनके गरीब माँ बाप छोटे बच्चों को भेज देते हैं। मानसी बाजार में घूमती हुई दुकानदारों से काम मांगती है, पर सब मानसी को मना कर देते हैं। तभी मानसी की नजर एक भिखारन पर जाती है। कुछ लोग भिखारिन के आगे पैसे फेंक फेंक कर जा रहे थे। अरे, अम्मा को लोग पैसे देकर जा रहे हैं, ये तो बहुत आसान काम है, इस तरह तो मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। अम्मा, आप तो बहुत सारे पैसे कमा लेती हो, क्या मैं भी आपकी तरह पैसे कमा सकती हूँ? मुझे अपनी माँ के लिए पैसे कमाने हैं, क्या माता पिता से मिलना है। मानसी उन बूढ़े व्यक्ति को घर ले जाती है। तभी गिरधर शोभा से रुपए छीनकर गुस्से में घर से बाहर जा रहा था। वो गली के नुक्कड़ पर पहुंचा ही था कि ये तो बापू है। क्या हुआ बापू? माँ, बापू बेहोश हो गए। बाबूजी, ये मेरे बापू हैं, देखो ना मेरे बापू कैसे गिर गए। मानसी की आवाज सुनकर शोभा दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। मानसी के बापू, क्या हुआ? शोभा और मानसी रोने लगती है। मानसी के साथ आए बूढ़े व्यक्ति ने आस पड़ोस के लोगों से कहा, अब इन्हें जल्दी से उठाओ और अस्पताल ले चलो। सब मिलकर मानसी के पिता को अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने मानसी के पिता का चेकअप किया। देखिए, ये सब ज्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है। अगर दोबारा शराब को हाथ भी लगाया तो इनकी जान को खतरा है। ये शराब बहुत बुरी आदत है। इसके नशे का शिकार होकर न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आज आपकी वजह से हम समय पर हॉस्पिटल पहुंच पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मानसी बिटिया मुझे बाजार में मिली थी। मानसी सड़क पर भीख मांग रही थी, पर इस बच्चे की ईमानदारी से भरी मासूम बातों को सुनकर मेरा दिल पिघल गया। इस बच्चे को नहीं पता कि भीख मांगना क्या होता है। ये तो अपनी माँ के लिए पैसे कमाने गई थी। गिरधर को भी होश आ चुका था। वो भी बहुत शर्मिंदा था। मुझ जैसे बुरे आदमी को बचाया। मैं अपने परिवार को कोई खुशी नहीं दे सका। आज मेरी बच्ची भीख मांगने पर मजबूर हुई। मैं कैसा नीच बाप हूँ। जब शोभा ने भीख मांगने की बात सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची, तू अपनी माँ के लिए पैसा कमाने चाहती थी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं मेरी बच्ची। बूढ़ा व्यक्ति गिरधर से बोला, गिरधर, मेरा नाम सेठ लक्ष्मीकांत है। मेरा कपड़े का कारखाना है। तुम ठीक होते ही मेरे कारखाने में काम करोगे, पर एक शर्त और, शराब से नाता तोड़ना होगा। बोलो है मंजूर? और मानसी बिटिया को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी मेरी। अब से ये स्कूल जाएगी। हाँ। हम गरीब माँ बाप की बच्ची पढ़ लिख जाएगी। हमें तो आप भगवान के रूप में देवता मिल गए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद गिरधर ने शराब की लत छोड़ दी। वो अब पूरी मेहनत के साथ सेठ लक्ष्मीकांत के कारखाने में नौकरी पर जाने लगा। मानसी अब अपने पिता में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। गरीब माँ बाप की बच्ची के जीवन को सेठ लक्ष्मीकांत की उदारता ने खुशियों से भर दिया था।